Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss section 24 and 28 of the Indian Evidence Act. Guys, 24 section से confession का concept start होता है Indian Evidence Act के अंदर. So let's begin. गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कन्फेशन को समझा था, कन्फेशन कौन करता है, कैसे कन्फेशन किया जाता है, ठीक है। सो जो जनरल रूल है कन्फेशन की रेलिवेंसी का, कन्फेशन की रेलिवेंसी कहां से आती है, वो सेक्शन 21 जो सेम एडमिशन के रेलिवेंसी की बात करता है, जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां से इसकी कन्फेशन की रेलिवेंसी आती है। ये सेक्शन चलता है साथ में 21। नाउ कमिंग टू द पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का एक केस हुआ था, जिसमें गाइस हेल्ड हुआ था कि जब कोई एक्यूज डायरेक्टली अपने गिल्ट को एडमिट कर ले, ठीक है, जब कोई एक्यूज डायरेक्टली अपने गिल्ट को एडमिट कर लेता है, दैट बिकम कन्फेशन, वो कन्फेशन बन जाता है। या फिर वो क्या करता है, वो एक्यूज या फिर कोई ऐसा फैक्ट बता दे, जो फैक्ट क्या कर रहा है, वो सजेस्ट करता है किसकी तरफ को, उसके एक्यूज के गिल्ट की तरफ को, ठीक है। वो ऐसे कोई फैक्ट बता रहा है जो सजेस्ट कर रहा है टुवर्ड्स हिज गिल्ट, दैट बिकम कन्फेशन। दो तरीके से देखो, आप इस केस के अंदर बोला गया था, या तो डायरेक्टली कोई एक्यूज अपने गिल्ट को एडमिट कर ले, या कुछ ऐसे फैक्ट बता दे जिससे उसकी गिल्ट की तरफ को वो इशारा करे। आप इसका एग्जांपल समझो, देखो कैसे वो सिचुएशन होती है। जैसे आई मर्डर्ड, मैंने किसी की हत्या कर दी, डायरेक्टली मैं कन्फेस कर रहा हूं कि हाँ मैंने किसी को मार दिया, आई मर्डर्ड, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कुछ बात, आई शॉट अपॉन अ गन, मैंने किसी पे गोली चला दी, ऐसे, या मैं फैक्ट बता दूं ना कि मैं किसी पे गोली चला दी, तो ये फैक्ट कैसे इंडिकेट कर रहा है, कैसे सजेस्ट कर रहा है कि हाँ मर्डर हुआ है, या फिर मैं उस चीज को एडमिट कर रहा हूं, मेरे जो फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं वो सजेस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स हिज माई गिल्ट, जो मेरा जो गिल्ट था उसकी तरफ को वो सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये इस केस में बोला गया था, या तो कोई एक्यूज डायरेक्टली अपने गिल्ट को एडमिट कर ले तो वो कन्फेशन बन जाता है, या फिर ऐसे कोई फैक्ट बता दे जो सजेस्ट करते हैं टुवर्ड्स हिज गिल्ट, उसकी गिल्ट की तरफ को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैसे एक इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है। गाइस, जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होते हैं, गाइस जो किसी एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया, कन्फेस करा, जो कन्फेस किया है वो उसको फंसा रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, उसको क्रिमिनेट कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट जो उसने दिया है, जो उसको एक्सकल्पेट, उसको बचा रहे हैं, उसमें फंसाने से उसको बचा रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट जो उस केस में उसको फंसाने से बचा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब ये कैसे इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी कैसे होगा, आप एग्जांपल से समझिए, ठीक है। आई मर्डर्ड, मैंने किसी को मार दिया, ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इनकल्पेटरी, ये मेरे को फंसा रहा है, क्रिमिनेट कर रहा है, आई मर्डर, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज आई मर्डर्ड, बिकॉज आई वाज एक्सरसाइजिंग माई राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मैंने इसलिए मार दिया कि मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर, मैं अपना वो जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था उसको एक्सरसाइज करते हुए मेरे से किसी की डेथ हो गई। तो यहां पे देखो एक स्टेटमेंट, एक कन्फेशन के अंदर दो स्टेटमेंट हो गए, एक तो कि मैंने किसी को मार दिया, मैंने इसलिए मारा कि वो मेरे को मारने वाला था, इसलिए मैंने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया और मैंने उसको मार दिया। तो यहां पे दो स्टेटमेंट हो गया। फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कोर्ट के अंदर एक ये क्वेश्चन गया कि कौन सा स्टेटमेंट लेना चाहिए, या कन्फेशन को पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए, या कन्फेशन को पूरा रिजेक्ट करना चाहिए। तो एक पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था गाइस, जिसके अंदर बोला गया था, जो ट्रायल कोर्ट था पलविंदर कौर के, मैं फैक्ट्स तो केस के फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा इसका क्रक्स बता रहा हूं। पलविंदर कौर में जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो क्रिमिनेट कर रहा था, जो उसको क्रिमिनेट कर रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, अब उसने दो स्टेटमेंट दिए थे, एक तो जो उसको बचा रहा था, एक उसको जो फंसा रहा था। तो जो फंसाने वाला स्टेटमेंट था, ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कन्फेशन का या तो आप पूरा कन्फेशन लोगे या पूरे को पूरा रिजेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो फंसाने वाला पार्ट है उसको ले रहे हो और या फिर आप जो बचाने वाला पार्ट है उसको नहीं ले रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था या तो आप पूरा कन्फेशन लोगे या आप पूरे को पूरा रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट समझ लिया, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट समझ लिया, और पाकनारायण केस और पलविंदर कौर का केस हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द सेक्शन, जो 24 सेक्शन है वो क्या कहता है, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखो, जब भी कन्फेशन कैसे आ रहा है, वो इंड्यूसमेंट, किसी अल्योरमेंट, किसी को प्रलोभन देके किया जा रहा है। मैं एक्यूज्ड है, मैं एक्यूज को बोल रहा हूं तुम कन्फेशन कर लो, मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, वो कर ले। इंड्यूसमेंट, कोई प्रलोभन दिया गया, उसको अल्योरमेंट दिया गया है, इंड्यूसमेंट, या फिर उसको धमका के कराया जा रहा है, मैं तेरे को मार दूंगा या मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा, तो उस तरह से धमकाया दिया, या फिर प्रॉमिस करके, तो वो क्या बन जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है। कन्फेशन देखो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो वॉलंटरली और फ्री कन्फेशन होना चाहिए, बिना किसी दबाव के उस पर। तो लेकिन जो सेक्शन 24 कहता है कि
कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट, तो इररेलेवेंट बन जाता है गाइस जब भी कन्फेशन आता है। दीज थ्री विशिएटिंग फैक्टर्स, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, द कन्फेशन बिकम इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 24। ये तो उसका पूरा एक जो मार्जिनल हेडिंग है उसका मीनिंग हो गया। जब भी कन्फेशन कैसे आता है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से आता है, वो इररेलेवेंट बन जाता है। नाउ सेक्शंस देख लेते हैं गाइस, जो सेक्शंस है। एक कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देखो 3 जगह प्रोसीडिंग्स है। एक तो ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर, कोर्ट को ऐसा लग रहा है जो कन्फेशन आ रहा है वो कैसा है, इंड्यूसमेंट से आ रहा है या फिर थ्रेट से आ रहा है या फिर प्रॉमिस, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। जो चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन है मींस वो ऐसा इंड्यूसमेंट उसको बोला गया है कि चार्ज अगेंस्ट एक्यूज पर्सन का ये मतलब हो गया कि गाइस हम जो किसी ने जो उसने जिस पर्सन ने उसको एल्योरमेंट या इंड्यूसमेंट दिया है उसको बोला गया है कि तुम कन्फेस कर लो, हम तुम्हारी बेल अपोज नहीं। रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, जो रेफरेंस है वो चार्ज के अगेंस्ट होना चाहिए कि एक्यूज पर्सन को बोला जाना चाहिए कि तुम कन्फेस कर लो और हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे या हम तुम्हारी बेल को अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं होगा कि तुम कन्फेस कर लो तुम्हें हेल में जगह मिलेगी, ये नहीं होगा। होगा क्या कि जो उसका चार्ज लगा है उसके ऊपर, उससे रिलेटेड कोई किसी को अल्योरमेंट दिया गया, किसी को इंड्यूसमेंट किया गया है उस एक्यूज पर्सन को। ठीक है, बेरक में गाइस आगे लिखा है कि प्रोसीडिंग्स फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, जो प्रोसीडिंग्स के अंदर जो एल्योरमेंट या इंड्यूसमेंट या थ्रेट और प्रॉमिस दिया जा रहा है वो किस पर्सन से, वो पर्सन इन अथॉरिटी हो। अथॉरिटी में कौन कौन हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर मजिस्ट्रेट का किसी प्यून के द्वारा भी दिया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर हो गया आपका, और पुलिस ऑफिसर के अलावा बहुत सारे इसमें देखो आप, कांस्टेबल हो गया, ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट, फूड इंस्पेक्टर, जमींदार मजिस्ट्रेट, देयर क्लर्क्स, जेल अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देयर वाइफ्स एंड एडवोकेट्स के सब इतने सारे पर्सन अथॉरिटी की तरफ से उसको इंड्यूसमेंट दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी तरफ से इंड्यूसमेंट आ रहा है, तो वो इंड्यूसमेंट पर्सन इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है, ठीक है, जिसके पास अरेस्ट या डिटेन करने का पावर है, तो उसकी तरफ से उसको वो इंड्यूसमेंट दिया गया है। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट को ऐसा लगता है टू गिव द एक्यूज पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर टू बी हिम रीजनेबल, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो वो कन्फेशन कर रहा है, वो जो एक्यूज्ड है उसके पास रीजनेबल नॉलेज है कि दैट ही इज मेकिंग अ वुड, जो वो कन्फेशन कर रहा है उसको या तो कुछ उस कन्फेशन से या तो उसको कुछ गेन होगा, या फिर जो कन्फेशन कर रहा है अवॉइड एनी इविल ऑफ द टेम्पोरल नेचर ऑफ द रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स, या फिर जो प्रोसीडिंग्स में उसके आगे जो चार्ज है उनसे वो बाहर हो सकता है या फिर उससे कुछ मिल सकता है। ठीक है, सो गाइज हमने पूरा सेक्शन देखा है 24 जो कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय, अगर कन्फेशन आता है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के साथ तो वो इररेलेवेंट बन जाता है। लेकिन वो इसके अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, वो कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट है वो किसकी तरफ से दिया गया, कन्फेशन वाला जो एक्यूज पर्सन था जो कन्फेस कर रहा था वो पर्सन इन अथॉरिटी है, और जो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जो चार्ज है वो चार्ज को लेके दिया गया हो कि तो हम तुम्हारी बेल अपोज कर देंगे या फिर हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे, इस तरह से उसको एल्योरमेंट दिया गया हो, उस तरह से कोई थ्रेट दिया गया हो, तो वो कन्फेशन 24 सेक्शन के अंदर इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन गाइज जो 28 सेक्शन है वो कहता है कि कन्फेशन के अंदर दीज 3 विशिएटिंग फैक्टर, जो इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, ये रिमूव हो जाते हैं जब, तो वो कन्फेशन क्या बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है सेक्शन 28 के अंदर। सिंपल सा सेक्शन है, आप कनेक्ट करके पढ़ लेना। यहां पे बोल रहा है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से अगर जब भी कन्फेशन आ रहा है तो वो इररेलेवेंट बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये चीज हटती है, ये रिमूव होती है, इंड्यूसमेंट हटता है एक्यूज के माइंड से, थ्रेट हटता है, प्रॉमिस हटता है, तो वो कन्फेशन कैसा हो जाता है, रेलिवेंट कन्फेशन हो जाता है 28 सेक्शन के अंदर। सेक्शन 24 आपको आई थिंक समझ आया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा इसका कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द काइंड्स ऑफ कन्फेशन देखते हैं, जो कितने प्रकार का कन्फेशन होता है, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, सो देयर आर 2 kinds of confession. Number 1 is a judicial confession. Number 2 is a extrajudicial confession. So जो judicial confession होता है वो 164 CRPC के अंदर judicial magistrate फर्स्ट क्लास को रिकॉर्ड करता है, और अपना ही 164 का एक अपना ही कानून है, बहुत सारी गाइडलाइन है कैसे वो रिकॉर्ड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेड होता है, और इसके साथ हमेशा याद रखना सेक्शन 80 का इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन साथ चलता है, जो डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है, ट्रू है, सच कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन को, अगर ये डॉक्यूमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो प्रोसिक्यूशन को उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन।
जुडिशियल कन्फेशन तो हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको रिकॉर्ड करेगा सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंदर। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को दिया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर को 25 में, पुलिस कस्टडी में 26 में, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। ठीक है, वो कैसा होगा, अगर ओरल दे रहा है तो वो खुद बताएगा आके, अगर वो डॉक्यूमेंट्री दे रहा है तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट के साथ या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ किया जाएगा। और प्रोसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और प्रूफ भी करना पड़ेगा, यहां पे प्रेजम्पशन काम नहीं करता है। ठीक है, सो ये दो टाइप हैं उसके कन्फेशन के, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, ट्रायल। सो गाइस, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में अंदर जो कोर्ट किसकी तरफ टिल्ट होगा, वो जुडिशियल कन्फेशन की तरफ टिल्ट होगा, जहां पे सेक्शन 80 का प्रेजम्पशन साथ चलता है। गाइस, ये कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, वेदर जुडिशियल कन्फेशन हो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो। अगर एक्यूज ट्रायल के दौरान अपनी इनोसेंस का एविडेंस देता है तो उसको रिबटल किया जा सकता है। ठीक है, और जो गाइस देखो, कोरोबोरेशन तो मस्ट है। जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो। कोरोबोरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल कोरोबोरेशन तो कराना ही पड़ेगा। आई होप गाइज आपको सेक्शन 24 एंड 28 एंड जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।